हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। आज के क्लास में हमने आपके लिए महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम जो अभी होना है 28 फरवरी 2025 को, इसमें आपको महत्वपूर्ण सहयोग मिले, आपको अच्छी गाइडलाइन मिले, इस हेतु जो पहले पुराना जो पेपर है, जो 2017 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका हल प्रश्न पत्र लेकर के आज की क्लास में हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस ओल्ड प्रश्न पत्र का जो हल प्रश्न पत्र है उसे देख कर के, सुन कर के और समझ कर के आप लाभान्वित होंगे। इस हेतु हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी तैयार किए हैं, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए मेरा चैनल है ऑनलाइन जीके बाय डॉक्टर यूएस यादव। तो आप यदि हमारे चैनल में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे जो सारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकते हैं और आने वाले जो वीडियो हैं वो सीधे आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन और आंसर। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ये 4 भागों में इसका आपको पूछा जाता है। तो प्रथम भाग है इसका, पहला भाग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से रिलेटेड 55 क्वेश्चन है। तो उन 55 क्वेश्चन को हम अभी देखते हैं और फिर आगे के चैप्टर को भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो एक मिनट में थोड़ा सा लाइट को और वो कर लूँ। यस, थोड़ी सा, चलिए। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, इसका पहला प्रश्न है, इनमें से किन लोगों में विटामिन खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है? तो किस में है सबसे कम? पुरुष एथलीट में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को गर्भ अवस्था के दौरान इनमें से किससे बचना चाहिए? तो किससे बचना चाहिए? इसमें उपर्युक्त सभी कारण सही हैं। सिगरेट पीना, अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सकीय देखभाल, 20 वर्ष से कम आयु, ये सब इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के राष्ट्रीय रोग निरोध कार्यक्रम के लाभार्थी कौन हैं? तो कौन हैं इसके लाभार्थी? 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे इसके लाभार्थी हैं। अगला है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं वैक्सीन निरोधित रोग। अगला है, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है? तो क्या है पीईएम का मुख्य कारण? उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 4 कि पूरक आहार देने में विलंब, ये भी सही। संक्रमण एवं ग्रसन, ये भी सही है। और प्राथमिक ऊर्जा की कमी, ये भी सही है। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म के 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है? तो कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है इस पे? उपरोक्त सभी 6 सप्ताह तक। डीपीटी भी लग जाता है, ओपीवी भी लग जाता है और बीसीजी यदि जन्म के समय ना दिया गया हो तो वो भी आपके 6 सप्ताह के बीच में लग जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता खालिस्तान के लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। तो कौन सी ऊर्जा पर आधारित होती है? उपरोक्त सभी सही है। ऑप्शन नंबर 4। भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने और शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर और स्तन्य दूध के उत्पादन, ये सभी सही हैं इस पे। अगला है, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या है?
तो क्या है? हेपेटाइटिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, एड्स एक संक्रामक रोग है। सही है, गलत है या शायद? सही है, एड्स एक संक्रामक रोग है, सही बात है। तो अगला है, ट्यूबरक्लोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें शामिल है, तो उनमें क्या शामिल है? उनमें देखिए N95 रेस्पायरेटर और सर्जिकल मास्क। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक मेगा खुराक को खालिस्तान से अधिक के अंतर ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो किससे परिभाषित किया गया है? आरडीए के 10 गुने से परिभाषित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा है, तो कितनी कैलोरी की मात्रा है? 300 किलो कैलोरी की मात्रा है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांतरीय गड़बड़ियाँ और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण खालिस्तान में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित हैं। तो कौन सी भूमिका से संबंधित हैं ये है स्वस्थ ऊतक बनाए रखने, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला है, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण है। क्या है संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण? अंडे का प्रोटीन। तो अंडे में संपूर्ण प्रोटीन होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण दस्त में तो क्या करना चाहिए? तीक्ष्ण दस्त में तो तीक्ष्ण यदि दस्त लगते हैं तो देखिए संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। इसके कारण में आपको दस्त लगने लगते हैं ज़्यादातर। अगला है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारी अनुमति है, तो कितनी है? 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो प्रतिदिन उसे 35 मिलीग्राम आयरन लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, शाकाहार का पालन करने और स्तनपान कराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें भी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। देख लेते हैं सारे कथनों को। दूध या दुग्ध उत्पादों और अंडों से युक्त शाकाहार आमतौर पर पूर्ण होता है, ये भी सही है। विटामिन B12 पूरकों की आवश्यकता पड़ सकती है, ये भी सही है। प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की भरपूर मात्रा वाले खाद्य पदार्थ शामिल करें, तो सभी ऑप्शन इस पे सही है। अगला है, आईसीएमआर का पूरा नाम बताएं। तो आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, तो आप इसे अच्छे से समझ लें और याद भी रखें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ये आईसीएमआर का पूरा नाम है। अगला है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो कौन सा रोग है? हैजा संचरणशील रोग है। अगला है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों और एस्कॉर्बिक अम्ल को खालिस्तान की श्रेणी में रखा जा सकता है। किसकी श्रेणी में? ये जल में घुलनशील विटामिन है, इस श्रेणी में इसे रखा जा सकता है। अगला है, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। तो क्या है सबसे आम प्रकटन? लैक्टोज असहायता, ये आम प्रकरण है। अगला है, विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है? किससे हो सकती है विटामिन ए की कमी? ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। एंटीबायोटिक चिकित्सा की कमी से हो सकता है। अगला है, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन है उत्तरदायी? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन, ये एक अम्ल है जो उत्तरदायी है गर्भावस्था परीक्षण के लिए। अगला है,
वे आहारी कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। तो कौन से आहारी कारक हैं? स्कर्विक अम्ल है, पशु प्रोटीन है, अमाशय की अनुकूलतम अम्लता है। ये उपरोक्त सभी सही हैं। अगला है गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि खालिस्तान से प्रभावित होती है। तो किससे प्रभावित होती है? ये भी भोजन के सेवन से, व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से, चिकित्सकीय रोग स्थिति से। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन है? कौन है कुपोषण के प्रकार? तो सामान्य से अधिक पोषण और सामान्य से कम पोषण, ये दोनों ही कुपोषण के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है कम से कम 50 ग्राम GLV शामिल करने से खालिस्तान का अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है। किसका हो जाता है? विटामिन ए का, आयरन का, कैल्शियम का। तो ये उपरोक्त सभी सही है। व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो क्या है व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू? उपरोक्त सभी सही है इस पे। भोजन करने से पहले हाथ धोना, रोजाना स्नान करना, साफ व धुले हुए वस्त्र पहन। वेरी इजीली क्वेश्चन है ये, ऐसे प्रश्न तो छूटना नहीं चाहिए, सभी से बनना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरक्षीकरण खालिस्तान करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है। तो किस किस की रणनीति है ये? कुपोषण का मुकाबला करने की रणनीति है, रोगों से बच्चों की सुरक्षा की रणनीति है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। अगला है कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण में होता है? तो ये किस चरण में होता है? ये भ्रूण अवस्था के चरण में होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? सबसे महत्वपूर्ण लाभ खतरनाक रोगों से मृत्यु की रोकथाम। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रतिरक्षीकरण है। अगला है वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है? शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमज़ोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं? बताइए कौन सी किसको छोड़ करके सब सिंगल है? MMR को छोड़ करके सब सिंगल वैक्सीन है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है? तो कौन सा है राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम? राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम। ये राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। अगला है पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है। कौन है? रक्त अल्पता, एनीमिया जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। अगला है ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारी अनुमति कितनी है? कितनी है आहारी अनुमति? तो ये है 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन। अगला है तीसरी तिमाही खालिस्तान के भंडारण का मुख्य समय है। काय का भंडारण का है? आयरन, वसा और कैल्शियम के भंडारण का मुख्य समय है। अगला है विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए हैं? तो क्या उपाय किए गए हैं भारत सरकार की नीति पर? ये देखते हैं उपर्युक्त सभी। तो उपरोक्त सभी उपाय किए गए हैं। कौन कौन से हैं उपाय हैं ये? विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना और विटामिन ए की पूरक खुराक देना,
फिर विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना। तो ये सभी ऑप्शन आपके सही हैं। अगला है, खसरे का वैक्सीन देने के खालिस्तान बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है। क्या होती है? टीकाकरण के 11 से 12 दिन के बाद। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, असंचरणशील रोग क्या होते हैं? तो असंचरणशील रोग, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो सभी सही हैं, जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते। ये भी क्या कहलाते हैं? असंचरणशील रोग कहलाते हैं ये। जैसे कि जिनमें रोगजनक या पैथोजन शामिल नहीं होते, ये भी सही है। फिर वे रोग जो आहारी न्यूनताओं, हार्मोन अनुकूल असंतुलन, आनुवंशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं, ये भी सही है। तो ये तीनों सही हैं। फ्लोरोसिस मुख्यतः खालिस्तान के रूप में प्रकट होती है। तो किसके रूप में होती है ये? दंत या डेंटल फ्लोरोसिस या कंकाली स्केलेटल फ्लोरोसिस। तो इसमें उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है, हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है। तो क्या है आवश्यक वसा अम्ल? लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। ये दोनों अम्ल जो हैं ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इन गतिविधियों को? ये सामुदायिक स्वास्थ्य कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन खालिस्तान में आरंभ किया गया था। तो किस में आरंभ किया गया था? ये अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन जो आरंभ में उपस्थित था अधिकांशतः या पूरी तरह नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है, सही, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो कौन सा होता है ये? मेथियोनिन एक अम्ल है, ये पाया जाता है। अगला है, ICMR ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीने के दौरान खालिस्तान के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है। तो किसके सेवन की अनुशंसा की है? 600 किलो कैलोरी। ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकी एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षिता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर 1 जरण या आयु बढ़ना। अगला प्रश्न है, वयस्कों को खालिस्तान के लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है वयस्कों को? उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा। इस पे कौन कौन सा? उपयुक्त चयापचय एवं शारीरिक गतिविधियों के रखरखाव एवं उन्हें जारी रखना। दूसरा, जैविक कार्यों के रखरखाव तथा ऊतकों की मरम्मत करना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम करने की एक पद्धति है उनकी माताओं को अपने बच्चों को खालिस्तान खिलाने के लिए शिक्षित करना। तो किस चीज़ को खिलाने के लिए शिक्षित करना है? हरी पत्तेदार सब्जियां और पीले व ताज़ा फल। यदि ये खाते रहेंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो किसे प्रयोग किया जाता है? खनिज, मिनरल्स जिसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो, माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो और माता के
श्रोणि मुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो, तब ये सीजर की स्थिति निर्मित होती है। तो यह उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, भोजन और उसके घटकों शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं, अंतर क्रियाओं तथा संतुलन, स्वस्थ एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस विज्ञान को? उस विज्ञान को पोषण विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जल वाहित रोग है? कौन सा है जल से संबंधित रोग? वो है हैजा। अगला प्रश्न है, दूध के संबंध में क्या बात सही है? कौन सी बात सही है दूध के संबंध में? भाई, इसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। विटामिन सी भी होता है, कैल्शियम भी होता है। दूध में तो सभी होते हैं, लेकिन यहाँ जो ईएसबी ने इसका आंसर सही माना है वो विटामिन सी को माना है। अगला सेकंड नंबर का चैप्टर है, क्या है? जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी। तो यहाँ पर हम जनरल नॉलेज के प्रश्न देखेंगे और लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चनों को के लिए हम अलग वीडियो लेंगे, क्योंकि उन्हें लिख लिख करके हल करके समझाना पड़ता है। अगला है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं बड़े प्रोत्साहित होकर के और भी वीडियो आपके लिए बनाते रहूँगा। अगला प्रश्न है सेकंड चैप्टर में, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। अगला है, मनरेगा योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये लॉजिक वाला है तो इसे स्किप करते हैं हम और आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। स्वच्छता उद्यमी योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ था? कब हुआ था? ये 2014 में हुआ था। अगला है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम क्या था? क्या था? राष्ट्र महिला। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफ़ॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है? कंप्यूटर का प्रश्न है ये, तो ये है लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला है, बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 5 सदस्य होने चाहिए। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, इसे ध्यानपूर्वक याद रखना। अगला है, प्रोजेस्टेरॉन स्वचालित होता, वो हाँ स्त्रावित होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित होता है किसके कारण? कार्पस ल्यूटियम से। अगला है, निम्न में से कौन से योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता करने तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? तो कौन है? समेकित बाल संरक्षण योजना, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष आरंभ किया गया था? तो ये 2011 में आरंभ किया गया था। ये भी लॉजिक वाला है, तो आगे का देखते हैं। मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है? क्या होता है? जल होता है। सभी के शरीर में जल सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है। ये अधिनियम पूरे भारत में लागू नहीं है, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होम की का
क्या कार्य होता है? क्या कार्य होता है भाई होम की का? ये भी कंप्यूटर से है। तो ये कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है, तो ये होम की का प्रयोग होता है। अगला ये लॉजिक वाला है, इसे स्किप करते हैं और दूसरा प्रश्न हल करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूर्वजों और बच्चों के बीच रक्त संबंधों को कितने श्रेणी में श्रेणीगत करता है? तो ये 3 श्रेणी में श्रेणीगत करता है। अगला है सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो कौन सी महिलाओं को रखा जा सकता है? उपर्युक्त सभी। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी की देह के साथ उनकी स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है, ये भी सती के अंतर्गत आता है। एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, ये भी सती के अंतर्गत है। फिर एक महिला जिनको अपने मृतक पति की देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है, ये भी तो उपरोक्त सभी सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। ग्रीवा स्थित होता है, तो ग्रीवा कहाँ स्थित होता है? योनि तथा गर्भाशय के मध्य में ग्रीवा स्थित होता है। अगला है एक लड़की की ओर अच्छा, ये तो लॉजिक वाला प्रश्न है, इसको स्किप करते हैं। अगला देखते हैं। एक वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते में निम्नतम कितनी राशि का जमा किया जा सकता है? कितनी किया जा सकता है? 1000 रुपये न्यूनतम। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? तो इनमें से कोई सही नहीं है ना। अगला है निम्न में से कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है? तो कौन सा है? Amazon.com और lastminute.com, ये इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है पोलियो के रूप में जाना या पोलियो अमलाइटिस एक एंटेरोवायरस जो मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है के कारण होता है। यह वायरस खालिस्तान के लिए एक विशेष संबंध है। तो किसके लिए विशेष संबंध है? ये रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए विशेष संबंध है। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है दहेज निषेध या दुल्हन और दूल्हा की सूचियों को प्रस्तुत करने की रखरखाव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये 1985 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, ये लॉजिक वाले को स्किप करते हैं। देखते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय निम्न में से कौन से दिनांक को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था? कब किया था? ये 25वां सितंबर 2014 को किया गया था ये। अगला है, इसकी करना पड़ेगा, ये लॉजिक वाले प्रश्न हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब आरंभ की गई थी? तो ये 2006 में आरंभ की गई थी। फिर है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? तो कौन सा आएगा? इनमें से कोई नहीं। उपहार नहीं आता, प्रेम पूर्ण व स्वैच्छिक दहेज नहीं आता, खाना एवं व्यवस्था ये नहीं आते 1961 के अनुसार। अगला है कितनी आदिवासी समूहों को प्रिमिटिव आदिवासी समूह के रूप में परिचय एवं श्रेणीगत किया गया है? तो कितने आदिवासी समूहों को? 75 आदिवासी समूहों को किया गया है। अगला प्रश्न है
ये सब लॉजिक वाले प्रश्न हैं। तो ये आता है आपका कंप्यूटर वाला है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से किसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? किसके लिए है इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता? उपरोक्त सभी के लिए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप सबके लिए है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का पाचक होता है तो कौन है प्रोटीन का पाचक? आमाशय। आमाशय प्रोटीन का पाचक है। अगला है, एमनिओसिटोसिस परीक्षण को विधि के प्रतिबंधित किया गया है क्यों किया गया है? यह जन्म से पूर्व भ्रूण के लिंग चयन में सहायता करता है। अगला है, किसी भी टेबल में प्राथमिक कुंजी की विशेषता है तो किसमें प्राथमिक कुंजी की विशेषता है? उपरोक्त दोनों में। मतलब कौन कौन? कोई डुप्लीकेट नहीं है और ये नल नहीं है ना? अगला प्रश्न को देखते हैं हम। ये भी लॉजिक वाला प्रश्न है तो इसे स्किप करते हैं। प्रश्न देखेंगे, अभियांत्रिकी और चिकित्सा विभागों में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल विद्यार्थियों की संख्या? 1840 है। अच्छा, तो ये भी लॉजिक वाला प्रश्न था, इसको हल करना पड़ता पर मैंने पढ़ दिया, आप हल करके देख लीजिएगा उसे। अगला प्रश्न है, ये सब लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं यहाँ पर। हाँ, ये है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसमें आवास गृह, खेलकूद संकुल दोनों शामिल हैं। अगला है, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन है, कौन सा है? यूरिया, ये कार्बनिक रसायन है। अगला प्रश्न है के बीच, ये भी लॉजिक वाला है, डाटा लिंक लेयर उत्तरदायी है उपरोक्त दोनों से। मतलब त्रुटि और प्रवाह नियंत्रण से, फ्रेम और सिंक्रोनाइजेशन से ये डाटा लिंक लेयर उत्तरदायी है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान निम्न में से कौन से क्षेत्र में पंचायत संरचना का विकास करने का लक्ष्य रखा है? तो कौन से क्षेत्र में रखा है? ये पूरे देश भर में रखा है। तो यहाँ पर सेकंड चैप्टर के 55 प्रश्न समाप्त होते हैं और फर्स्ट चैप्टर के भी 55 प्रश्न को हमने हल कर लिया है। अब अगला तीसरा चैप्टर आता है, तो ये स्किल डेवलपमेंट का है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ऑल में सेट कर लें, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन बड़े आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम स्किल डेवलपमेंट का पहला प्रश्न। समाज शास्त्र क्या है? क्या है? यह समाज का विज्ञान है। यह भी प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है तो इसे याद रखें। अगला है, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति खालिस्तान हो, जब पद्धति सहभागितापूर्ण हो। अगला है, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम है, क्या है? सामुदायिक भागीदारी। अगला है, नेता या नेतृत्वकर्ता खालिस्तान की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। तो किसके लिए कार्य करते हैं? ये समूह के लिए कार्य करते हैं। अगला है, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषताएं हैं। तो क्या है विशेषताएं? उपरोक्त सभी, शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यता, सामाजिक रवैया, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? गाडगिल योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना कहते हैं। अगला है, सचित्र या पिक्टोरियल का रूप है, क्या है? ये प्रश्नावली है ना। अगला है, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण क्या है? समस्याओं की पहचान, ये सबसे पहला चरण है। अगला है, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं। तो कौन सा प्रकार है?
उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर 3, मतलब सेवा में या इन सर्विस प्रतिरक्षण या सेवा पूर्व प्री सर्विस प्रशिक्षण। अगला है, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महिला मंडल कहा जाता है। अगला है, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है, क्या है दूसरा नाम? सशक्तिकरण। इसका दूसरा नाम सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संचार की बाधा है, क्या है संचार की बाधा? सब है बाधा, दर्शक बाधा है, संचारक बाधा है, शोर भी बाधा है, तो उपरोक्त सभी बाधा। अगला है, चौथी पंचवर्षीय योजना खालिस्तान द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी, तो ये इंदिरा गांधी योजना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था, कौन सा था मुख्य फोकस? औद्योगिक विकास, ये मुख्य फोकस था। अगला है, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? क्या होते हैं ये? समूह का सिर होते हैं नेतृत्वकर्ता। अगला है, रेडियो खालिस्तान होता है, ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है रेडियो। अगला है, कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? कौन सी आकृति करती है? वृत्त सर्वोत्तम वर्णन करती है। अगला है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? कौन सी है? दो तरफा, टू वे जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, आठवीं पंचवर्षीय योजना में खालिस्तान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, तो किस किस को? रोजगार को भी, शिक्षा को भी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी, उपरोक्त सभी को दी गई थी। अगला है, ग्राम सेविका खालिस्तान का उदाहरण है, ये स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता होती है ग्राम सेविका। अगला है, लैंगिक असमानता को घटाना खालिस्तान का मुख्य फोकस था, तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था, लैंगिक असमानता को हटाना। अगला है, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो कौन सी थी भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना? मतलब करेक्ट आंसर है इसका 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2012 से 2017 तक थी, और ये पेपर भी पुराना पेपर है, ये 2017 का पेपर हम हल कर रहे हैं। अगला है, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख बिंदु था। अगला है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कब से कब तक थी? ये 2002 से 2007 तक थी। देखिए, पंचवर्षीय योजना से बहुत सारे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आप पंचवर्षीय योजना पे देखते हैं, या तो एक आध वीडियो तैयार करते हैं, या फिर आप लोग पंचवर्षीय योजना कहीं से देख करके पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न में चलते हैं, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो मुख्य भूमिका क्या होती है? उपरोक्त सभी। समूह को प्रभावित करना भी सही है, समूह को प्रशिक्षित करना भी सही है, समूह का नेतृत्व करना भी सही है, तो सभी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अगला है, पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन खालिस्तान के माध्यम से किया जाता है, तो किसके माध्यम से किया जाता है? साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है। अगला है, समाज की औपचारिक संस्था है, क्या है समाज की औपचारिक संस्था? उपरोक्त सभी, ग्राम पंचायत है, ग्रामीण विद्यालय है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सब हैं। अगला है, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कहलाता है अपनाने वाला व्यक्ति? नव प्रवर्तक कहलाता है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 6वीं पंचवर्षीय योजना में ये
किया गया था। अगला है, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? तो कौन सा है सर्वोत्तम मॉडल संचार का? तो ये मॉडल है लीगेंस मॉडल, सर्वोत्तम मॉडल है। अगला है, देखिए, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है। क्या है अशाब्दिक संचार का उदाहरण? सभी है, संकेत है, हाव भाव है, क्रियाएं हैं, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला है, प्राथमिक डेटा है। क्या है प्राथमिक डेटा? उसको मूल डेटा, ओरिजिनल डेटा को ही हम प्राथमिक डेटा कहते हैं। अगला है, अब इसमें देखिए कुछ गद्यांश हैं आपके बीच में, जिसे गद्यांश को पढ़ कर के प्रश्नों को हल करना है। तो स्किल से संबंधित ये गद्यांश है, इसे हल करना है। तो आप इस गद्यांश का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप पढ़ना। हम यहाँ पर इनके सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो पहला प्रश्न है, संचार खालिस्तान का साधन या टूल है? तो किसका साधन या टूल है? ये प्रबंधन का साधन या टूल है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं हम, गद्यांश वही है। संचार खालिस्तान के रूप में हो सकता है। किसके रूप में हो सकता है संचार? सभी के रूप में, विचार, तथ्य और मत सभी सही हैं। अगला प्रश्न है इसी गद्यांश का, अच्छा संचार क्या है? तो क्या है अच्छा संचार? समझ बनाना, मतलब सब कुछ समझ में आ जाना, ये अच्छा संचार कहलाता है। अगला है, ये दूसरा गद्यांश है, आप इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि हम सिर्फ प्रश्नों को बस देखेंगे। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पर्याप्त संख्या में सेट नहीं है ना? ये क्या नहीं, ये भी यहाँ से भी गद्यांश ही था ये लाइन का। हाँ, इसका क्या है, भारत में कुल रेडियो स्टेशन है। कितने रेडियो स्टेशन हैं? 204 रेडियो स्टेशन है। बट ये गद्यांश में जो लिखा है वो सही करना, गद्यांश को पहले पढ़ लेना। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं हम, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो जन माध्यम है रेडियो। अगला प्रश्न है, रेडियो खालिस्तान होता है, क्या होता है? उपरोक्त सभी। ये देख तो तेज वाहक है, लोकप्रिय और मनभावन है, रोमांचक है, ये सब है। अगला प्रश्न है रेडियो से संबंधित गद्यांश का, रेडियो का उपयोग खालिस्तान से संबंधित घोषणाओं के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? उपरोक्त सभी के लिए, बैठकों, सभाओं के लिए, प्रदर्शनों के लिए, रोगों के प्रकोपों के लिए, तो सबके लिए किया जाता है। तो अगला प्रश्न है इसी से, रेडियो को खालिस्तान माना जाता है, क्या माना जाता है? अपेक्षाकृत सस्ता साधन माना जाता है। अगला है इसी गद्यांश का, रेडियो से संबंधित का, तो रेडियो की सीमाएं हैं, क्या है? उपरोक्त सभी हैं। पर्याप्त संख्या में सेट नहीं होना और विशेष तकनीक की आवश्यकता है, परिणामों पर नज़र रखने में कठिनाई होती है, ये सही है। अगला प्रश्न है इसी संचार से संबंधित है ये गद्यांश, तो इस गद्यांश का है, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है ये। फिर चलते हैं, ये संचार से संबंधित था ये भी गद्यांश। ये है, संचार खालिस्तान का व्यवहार बदलता है। तो किसका व्यवहार बदलता है? संचार प्राप्तकर्ता का, जो सुनता है उसके व्यवहार बदल जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, शब्द कम्युनिकेशन एक खालिस्तान से लिया गया है, किससे लिया गया है? लातीनी शब्द से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके 3 चैप्टर समाप्त हो जाते हैं। अब ये लास्ट चैप्टर है, चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। यदि आपने अभी भी हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं चाइल्ड केयर एवं एजुकेशन से संबंधित प्रश्नों की तरफ। तो इसमें पहला प्रश्न है, सीखने के सिद्धांत हैं। तो कौन कौन से सिद्धांत हैं सीखने के? उपरोक्त सभी सिद्धांत हैं।
प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, ये सभी सीखने के सिद्धांत हैं। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? क्या होते हैं? सभी तत्व हैं। प्रेरणा, पुरस्कार, प्रशंसा, ये सभी तत्व प्रभावित करते हैं। अगला है, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? तो किससे संबंधित होता है व्यक्तित्व? पर्सोना से संबंधित होता है व्यक्तित्व। अगला है, बाल कल्याण योजनाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं बाल कल्याण योजना? सभी योजना बाल कल्याण हैं। राष्ट्रीय बाल बोर्ड, समन्वित बाल विकास सेवा योजना, राष्ट्रीय बाल नीति, सब बाल कल्याण योजनाएं हैं। अगला है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? सभी है। सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सौंदर्य बोध का विकास, सृजनात्मकता का विकास, सभी सही है। अगला प्रश्न है, मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान का उपचार के लिए किया जाता है। किसके उपचार के लिए किया जाता है? बाल अपराध के उपचार के लिए किया जाता है। अगला है, हस्तशिल्प की शिक्षा खालिस्तान को दी जानी चाहिए, तो किसको दी जानी चाहिए? पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए हस्तशिल्प की शिक्षा। अगला है, परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र खालिस्तान के निर्धारक तत्व हैं, तो किसके हैं ये विकास के निर्धारक तत्व हैं। आगे चलते हैं हम। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? कौन सी शारीरिक क्रिया करता है? ये सभी क्रियाएं करता है। ताप पर नियंत्रण, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास और पाचन क्रिया, सब सही है। तो ये भी प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिए, ये भी बार बार रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो किसके द्वारा तैयार की जाती है? ये तो भारत में समेकित शिक्षा के द्वारा तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है, 10 दिन के शिशु को कहते हैं, क्या कहते हैं? नवजात शिशु कहते हैं, 10 दिन तक के शिशु को भी। अगला है, क्या XY क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? बिल्कुल सही बात है। XY क्रोमोसोम से ही लिंग का निर्धारण होता है कि ये लड़का है वो बनेगा या लड़की बनेगी। यदि ये XY क्रोमोसोम नहीं होंगे तो लिंग का निर्धारण नहीं हो पाएगा। अगला है, समस्या बालक है, क्या है? अरे भाई, उपरोक्त सभी। चोरी करने वाला बालक समस्या है, झूठ बोलने वाला बालक भी समस्या है, माता पिता का कहना ना मानने वाला बालक भी एक समस्या ही है ना? तो सभी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखते हैं, विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? सभी भाई, दिशात्मक विकास होना चाहिए, प्रगतिशील श्रृंखला का विकास होना चाहिए, क्रमबद्ध विकास होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला है, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो किसकी विशेषता है ये? अधिगम निरोग्य की व्यवस्था है ये, वो अधिगम निरोग्य की ये विशेषता है। अगला है, पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? कौन थे? मैकमिलन बहन, ये पूर्वशालेय शिक्षा के जन्मदाता थे। अगला प्रश्न है, अनाथ बच्चों के हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती हैं? उपरोक्त सभी सुविधा, पूर्व स्कूल योजना, पठन सुधार योजना, व्यापक योजना, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? कब आती है जीवन क्षमता? 7वें माह में आती है। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? कौन से हैं? उपरोक्त सभी सही है। क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल और बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल, ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? 10 दिन। 10 दिन तक वो नवजात शिशु कहलाता है। अगला है, सृजनात्मकता की कमी, सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती हैं? ये है प्रश्न। तो सभी है भाई, प्रक्रिया है, लक्ष्य निर्देशित है, सृजन है, ये सभी विशेषताएं सही हैं। अगला है, यूनिसेफ के कार्य क्या हैं? क्या है यूनिसेफ के कार्य? सभी हैं, शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, शिशु शिक्षा, सभी कार्यक्रम हैं यूनिसेफ के।
अनाथालय, खालिस्तान सेवाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? देखिए, संस्थात्मक एवं असंस्थात्मक सेवाएं, सब अनाथालय हैं। अगला है नवजात का शाब्दिक अर्थ है क्या? नया, न्यू। अगला है सीखने के पठार के कारण कौन से हैं? क्या है? सभी हैं। दूषित वातावरण, बुद्धि लब्धि का कम होना, ध्यान न लगना, ये सब कारण हैं। अगला है अनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होता है? किससे होता है? हीमोफीलिया से होता है संबंधित। अगला है बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? जिज्ञासा सबसे बड़ी विशेषता है। अगला है नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत होता है, कितना होता है? 17 से 19 ग्राम होता है। अगला है NIPCCD का पूरा नाम क्या है? क्या है इसका पूरा नाम? भाई इनमें से कोई नहीं ये सही है, इसमें इसका फुल फॉर्म इसमें दिया ही नहीं है। अगला है माँ, चा ध्वनियाँ किससे संबंधित हैं? ये बबलाना से संबंधित हैं। अगला है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1999 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम का प्रभाव है। अगला है स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित होते हैं? किससे होते हैं? ये क्रियात्मक विकास से संबंधित होते हैं। अगला है मेंडल का नियम किससे संबंधित है? ये वंशानुक्रम से संबंधित है मेंडल का नियम। अगला है गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है, क्या सही है इसमें? अपरा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा ना। अगला प्रश्न है सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया है? ये लेविन के द्वारा दिया गया है। ये भी प्रश्न याद रखो, बार बार रिपीट हुआ है। अगला है विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है? समेकित शिक्षा इसका मुख्य लक्ष्य है। भाषा विकास की अवस्थाएं क्या हैं? क्या है? उपरोक्त दोनों, पूर्व संप्रेषण, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है शैशव अवस्था में बालिका का भार बालक से खालिस्तान होता है, कितना होता है? बालक से बालिका का भार कम होता है। अगला है पूर्व टोली की आयु क्या है? 3 से 6 वर्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है समेकित शिक्षा योजना को कब प्रारंभ किया गया था? तो ये वर्ष 1981 में इसे प्रारंभ किया गया था। अगला है विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल खालिस्तान बालकों के लिए है, किसके लिए? ये विशिष्ट बालकों के लिए है ये। अगला है बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या है? क्या है मूलभूत संप्रत्यय? उपरोक्त सभी हैं। विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर, विकास के नियम, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री क्या है? तो सभी हैं इसमें, उपहार से पढ़ाते हैं, मात्र खेल से पढ़ाते हैं, गीतों के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ऐसी पद्धति को किंडरगार्टन पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है और शायद ये सबसे लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का कि नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? जन्म से 2 सप्ताह तक नवजात शिशु माना जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर करें, आपके पास यदि जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दें, तो आपका तो भला होगा ही, आपको तो सहयोग मिलेगा ही इस परीक्षा में और आपके मित्रों को भी और सभी को सहयोग प्राप्त होगा। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको सुनने के लिए आपको विशेष तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।